सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय नंबर 11 करेंगे जिसका नाम है कारक। हमारा जो 11वां अध्याय है उसमें कारक के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक कहते किसे हैं। हम कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये इसकी छोटी सी परिभाषा है। इसकी एक और परिभाषा भी है जो बहुत अच्छे से स्पष्ट करके इसमें बताया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। या वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया का क्या संबंध है उसे भी कारक हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है वो आप देखिए। सनत ने अपना जन्मदिन मित्रों के साथ घर पर मनाया। क्या एग्जाम्पल दिया है? सनत ने, एग्जाम्पल लेते हैं हम। सनत ने अपना जन्मदिन मित्रों के साथ घर पर मनाया। उसके दोस्त उसके लिए फूल और चॉकलेट लाए। उसके दोस्त उसके लिए फूल और बच्चे को चॉकलेट ही ज़्यादा पसंद होती है तो यहाँ हमने चॉकलेट का ही उदाहरण लिया है। चॉकलेट लाए। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, यदि हमें इन वाक्यों को कुछ परिवर्तन करके इस प्रकार से कहें, सनत अपना जन्मदिन मित्रों घर मनाया। इसमें से हमने ने हटा दिया, के हटा दिया। सनत अपना जन्मदिन मित्रों साथ घर मनाया। एक ये देखिए, ये देखिए, ये लीजिए। उस दोस्त उस फूल और चॉकलेट लाए। देखो बच्चों, सनत ने अपना जन्मदिन मित्रों के साथ घर पर मनाया। इसका अर्थ निकलकर हमारे सामने आ रहा है। हर एक शब्द का, क्रिया का, सभी चीज़ों का संबंध हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसमें से हम ने हटा देंगे, उसके बाद हम अपना जन्मदिन मित्रों, के हटा देंगे, साथ घर पर मनाया पर हटा देंगे, सनत अपना जन्मदिन मित्रों साथ घर मनाया, तो इसका कोई अर्थ हमारे सामने नहीं आ रहा है। उस दोस्त उस फूल और चॉकलेट लाए, कोई अर्थ हमारे सामने इसका नहीं आ रहा है। तो ये वाक्य हमें बहुत अटपटे लग रहे हैं क्योंकि इससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ कोई भी संबंध ही यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है।
इन्हीं के कारण संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया अथवा अन्य पदों से संबंध स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो इनके बिना इस वाक्य का कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। किसी चीज़ का किससे संबंध है कुछ भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, क्या उसके लिए लेकर आए, इसमें कुछ भी क्लियर, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फिर दोहराती हूँ इसको, इसकी परिभाषा को एक बार आसान शब्दों में। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को हम कारक कहते हैं। इसके बाद बच्चों कारक के भेद हैं। कर्ता कारक, पहले हम देखते हैं कर्ता कारक। इसके कितने भेद हैं हमारे सामने, 8 भेद हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। पहले हम ऐसे भी बोल लेते थे इनको शॉर्ट फॉर्म में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान का के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे अरे आदि। इस प्रकार से भी हम इसकी पहचान करते थे। लेकिन हमारी जो बुक है, व्याकरण की पुस्तक है, उसमें दिया गया है, देखिए कर्ता क्या है, कर्ता कारक है। परसर्ग ने, कर्ता ने, इसकी पहचान क्या होगी, वाक्य में या तो कौन मिलेगा या किसने मिलेगा। ठीक है, और कर्म को, इसकी पहचान क्या होगी, क्या, किसको, कर्म को। नेक्स्ट है बच्चों कर्ण कारक। कर्ण कारक की क्या पहचान है, किससे, किसके साथ, से, के द्वारा, के साथ, के कारण, ये सब चीज़ें हमें वाक्य में मिलेंगी। संप्रदान, किसके लिए, किसको। ठीक है, इसकी पहचान के लिए हमें क्या मिलेगा, किसके लिए, किसको, ऐसा हमें उसमें मिलेगा वाक्य में। को, के लिए, के निमित्त। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक की जो पहचान है वो कैसी है, कहाँ से, किससे, ऐसा अर्थ स्पष्ट होगा वाक्य में। जब हम इसकी पहचान करेंगे तो वहाँ अपादान कारक होगा। से, अलग होने के अर्थ में, अपादान है जुदाई के अर्थ में, किसी चीज़ का किसी से अलग होना, वहाँ अपादान कारक होगा। संबंध कारक, किसका, किसकी, किसके लिए, कोई वस्तु है या कुछ भी है। में, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये इन्होंने इसके परसर्ग दिए हैं। अधिकरण कारक, नेक्स्ट है अपना अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या मिलेगा, किसमें, किस पर, कहाँ पर, ऐसा अर्थ स्पष्ट होगा उस वाक्य में, तो वहाँ क्या होगा, अधिकरण कारक। जैसे इसमें में, पर, ऊपर इत्यादि भी हो सकता है। संबोधन, ये स्वतंत्र संबोधन है, ये परसर्ग नहीं है। ठीक है, अब हम कर्ता कारक की परिभाषा देखते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कौन होता है, किसी काम को करने वाला। कौन होता है कर्ता, किसी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। कार्य क्या होगा, कोई भी वहाँ क्रिया हो रही होगी, जैसे पढ़ाई हो रही हो, पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, सोना आदि, ये सभी क्या हैं, क्रियाएं हैं। और क्रिया को करने वाला कौन होगा, कोई ना कोई तो वहाँ होगा, जो होगा वो कर्ता कहलाएगा। ठीक है, जिस शब्द रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, जिस शब्द रूप से हमें क्रिया को करने वाले का बोध हो, वहाँ क्या होगा, कर्ता कारक होगा। जैसे छात्र ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन है कर्ता, छात्र है, और क्रिया क्या है, पढ़ी, पढ़ना। इसका परसर्ग ने है, छात्र ने, इसमें आया ना ने, जाने होगा, वहाँ कर्ता कारक कहलाएगा। राकेश ने चित्र बनाया,
मनस्विनी ने पाठ पढ़ा। तो क्या कौन हुआ यहाँ करता? मनस्विनी। क्या किया उसने? क्रिया क्या की? पाठ को पढ़ा। पढ़ना उसने क्रिया की यहाँ पे। ठीक है। प्रेक्षित ने चित्रकारी की। क्या किया प्रेक्षित ने? चित्रकारी की, पेंटिंग बनाई। तो यहाँ क्या क्रिया हुई? चित्रकारी करना। कर्ता कौन हुआ यहाँ? प्रेक्षित। ठीक है। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो इसका। इसका परसर्ग ने है, जो भूतकाल के प्रयोग में सकर्मक क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे शुभम ने पाठ का अभ्यास लिखा। यहाँ कर्ता कौन हुआ? शुभम। ठीक है। नहाना, छींकना, खांसना आदि कुछ अकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में भी कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने छींक दिया, मैं नहीं जाऊंगा। आगे देखिए बच्चों, वर्तमान और भविष्यत काल में इसका प्रयोग प्राय अपेक्षित नहीं होता है। सुरेश पुस्तक पढ़ेगा, किसमें नहीं होता है? वर्तमान काल में और भविष्यत काल में। यहाँ पर ने नहीं आया ना, सुरेश पुस्तक पढ़ेगा ऐसा नहीं लिखा गया, सुरेश ने पुस्तक पढ़ेगा। तो एक ने से ही कर्ता कारक की पहचान नहीं होती है। यहाँ भी देखो पढ़ेगा क्रिया हुई है और यहाँ पर कर्ता भी है, तो यहाँ भी कर्ता कारक ही है। लेकिन ये किस में है? वर्तमान और भविष्यत काल में। इसका प्रयोग प्राय अपेक्षित नहीं होता है। रमा खाना पकाती है। ठीक है। इन वाक्यों में सुरेश और रमा कर्ता है और क्रियाएं भी यहाँ हो रही है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं बच्चों, कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। फिर से सुनिए आप ध्यान से। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक का परसर्ग अर्थात चिन्ह, उसकी पहचान को होती है। मैंने मनस्विनी को अंदर बुलाया। किसको बुलाया? मनस्विनी को। तो यहाँ को आया, इसकी परसर्ग, इसका जो परसर्ग है, इसकी जो पहचान है वो क्या है? को से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ कर्म कारक है। छात्र ने लेख लिखा। ठीक है। किसने लिखा? छात्र ने। इन वाक्यों में देखो बुलाया और लिखा दोनों क्रियाओं के व्यापार का फल क्रमशः छात्र और मैंने पर पड़ रहा है, इसलिए मैंने और लेख कर्म, इनमें कर्म कारक है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कर्ण कारक। जिन वाक्यों की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है, व्यापार का अर्थ यहाँ क्या दिया है? कार्य होता है। जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का व्यापार कार्य होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण साधन शब्द का पर्याय माना गया है। इसका चिन्ह से या की द्वारा है। जैसे राज ने ईंटों से मकान बनाया। पुलिस ने डंडे से चोर को पीटा। छात्र कलम से निबंध लिखता है। तो यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ कर्ण कारक है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जैसे पिताजी ने भिखारी को खाना दिया। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। पिताजी ने गाय को रोटी दी। ठीक है। पशुओं को चारा दो।
तो को से हमें क्या एहसास हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है यहाँ कि यहाँ संप्रदान कारक है। जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, दोनों ही स्थितियों में संप्रदान कारक होता है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट है, जिस पद से अलग होने, किसी चीज़ से कुछ दूर होता है, अलग होता है, जिस पद से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, शुरुआत होने, लजाने, दूरी बनाने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है ये देख लिया आप। से, यहाँ से बाहर निकल जाओ, तो कोई अंदर से बाहर जा रहा है, किसी को अंदर से बाहर निकाला जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, तो यहाँ क्या है, वो अंदर से निकलकर बाहर आएगा, यहाँ अपादान कारक होगा। वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा, ऊपर से अलग होकर वो नीचे गिरा, तो यहाँ भी अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलग होकर कोई चीज़ उससे दूर जा रही है, तो यहाँ भी अपादान कारक है। फिर है बच्चों देखो, आरंभ होने के भाव में परीक्षाएं कल से आरंभ हो रही हैं या परीक्षा कल से आरंभ होंगी, यहाँ भी अपादान कारक है। अगला है बच्चों तुलना के भाव में, गरिमा से मेघा की आवाज़ ज़्यादा सुरीली है, यहाँ भी अपादान कारक है बेटा। फिर है दूरी बताने में, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ भी अपादान कारक है। ठीक है। अगला है संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले जो पद होते हैं उनको संबंध कारक कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले शब्द को, पद को संबंध कारक कहते हैं। जैसे माला का लेख बहुत सुंदर है, किसके लेख के बारे में बात हुई है, माला का, तो यहाँ माला का लेख से संबंध बताया है, यह लेख माला का लिखा हुआ है और बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार से जहाँ संबंध बताया जाएगा किसी चीज़ का किसी से, तो वो वहाँ क्या होगा, संबंध कारक होगा। अगला है बच्चों अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है, फिर से सुनिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार हमें पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया छत पर बैठी है, इसकी जो पहचान है बच्चों, पहचान देखिए आप, अधिकरण कारक की पहचान में, पर, पे, ये इसकी पहचान के लिए यहाँ बताया गया है। मछली पानी में रहती है, कहाँ रहती है मछली, पानी के अंदर, तो यहाँ क्या है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। गाड़ी 4 घंटे में पहुँचेगी, इससे हमें समय का बोध हो रहा है कि कितने समय में गाड़ी यहाँ पहुँचेगी, या क्या होगा, अधिकरण कारक। अगला और लास्ट अंतिम है हमारा संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने या संबोधित किए जाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, और ये स्वतंत्र कारक है। इसमें प्राय हे, अरे, ओह, रे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे राम, अरे रामू, रे दुष्ट आदि। अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे, इसमें कौन सा है संबोधन कारक से संबंधित शब्द, अरे। इसमें कुछ विशेष बातें हैं बच्चों, वो आप सुनिए। विभक्ति चिन्हों के प्रयोग पर
मुख्य जो हैं उन पे ध्यान दें। संज्ञा शब्दों के साथ आने पर विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके साथ आने पर जो विभक्ति चिन्ह होंगे वो अलग से लिखे जाएंगे। जैसे छात्र ने, छात्र ने कैसे लिखा गया इसमें देखो, छात्र ऐसा नहीं लिखा गया, ठीक है, छात्र ने, ये राइट। विभक्ति चिन्हों को, विभक्ति शब्दों को मंत्री को ऐसे अलग लिखा है ना, डिफरेंट। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। सर्वनाम शब्दों और विभक्तियों के बीच ही तक मात्र आदि निपात हों तो विभक्ति अलग लिखी जाती हैं। जैसे है एग्जाम्पल देखिए आप ही के लिए, ठीक है। अगला है कल तक भी, ठीक है बच्चों। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। इसी के साथ हमारा कारक का अध्याय समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा।